हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर महकार सिंह, आपका न्यूट्रिशन एडवाइज़र। दोस्तों, अभी तक हमने अपनी बुक क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में जानता है बहुत कुछ सीखा। पिछली वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से कौन से विटामिन्स के साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हमेशा विटामिन्स को एक विटामिन्स को नहीं लेना चाहिए, इकट्ठा विटामिन्स मिनरल्स को साथ में अगर लेंगे तो उसके हम कोशिकीय पोषण पद्धति पे काम करेंगे। तो दोस्तों, अगले चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, वो है चैप्टर नंबर 17, कोशिकीय पोषण, सबको साथ रखना। और ये बहुत खास चैप्टर होने वाला है दोस्तों, तो इसको पूरा ज़रूर सुनना। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी इतनी मेहनत करने के बाद आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए या मेरे चैनल को लाइक किया जाए, कमेंट किया जाए, तो ज़रूर करना दोस्तों। जी दोस्तों, मैंने अब तक उन सबसे दर्दनाक और गंभीर बीमारियों के बारे में बात की जिन्हें डॉक्टरों ने अपने मरीजों में पाया था। लेकिन अब मुझे एक डॉक्टर के तौर पर उन लोगों के बारे में बताना चाहिए जो बीमारियों के बाद स्वस्थ होकर बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीमारी को खुद पर हावी होने देने के बजाय अपने स्वास्थ्य को फिर से नियंत्रित कर लिया है। लेकिन यहाँ एक खरा सच है, मैंने आज तक एक भी ऐसा मरीज नहीं देखा जिसने सिर्फ पारंपरिक दवाइयों के बल पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी हो। एक या दो मामलों को देखकर आप यह मान सकते हैं कि परिणाम ईश्वर के अलौकिक चमत्कार थे, जबकि यह प्राकृतिक अक्षमता हमेशा से ही हमारे साथ रही है। ईश्वर ने हमें बहुत ही विलक्षणता पूर्वक और आश्चर्यजनक तरीके से बनाया है। अब चिकित्सा विज्ञान बस हमें यह दिखा रहा है कि पहले से मौजूद इस प्राकृतिक चिकित्सा तंत्र को हमें सर्वोत्तम बनाना है। हमें चिकित्सा में मानवता की सबसे ज़बरदस्त और बड़ी संपत्ति अर्थात हमारे शरीर को लाभ देना चाहिए। कई बार डॉक्टरों का इलाज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कमज़ोर प्रतिरक्षी तंत्र डॉक्टरों की हताशा को और बढ़ा देता है। ऐसा एड्स से पीड़ित या कीमोथेरेपी की दवाइयाँ ले रहे लोगों के साथ बहुत अधिक होता है दोस्तों। इन मरीजों में जो संक्रमण होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं, और वो बहुत सारे जब एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं तो उनका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता है दोस्तों। तो डॉक्टरों को दवा और एक स्वस्थ प्रतिरक्षी तंत्र दोनों की ही आवश्यकता होती है। इसलिए मैं उच्च गुणवत्ता के अतिरिक्त पोषक तत्वों को सहायक दवा कहता हूँ, कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स कहता हूँ। पोषण का उचित स्तर। यदि आप हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हैं तो आपको यह बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि विटामिन ई, सेलेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा विटामिन सी ऐसे साधारण पोषक तत्व हैं जिन्हें हमें भोजन द्वारा प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हम इन्हें दवा मानकर ही शोध किए जा रहे थे। दवाइयों को सुरक्षित और प्रभावकारी प्रमाणित करने के लिए कड़ी चिकित्सीय प्रयोगों से गुजरना होता है, क्योंकि ये ऐसे संश्लेषित तत्व होते हैं जो शरीर के प्राकृतिक एंजाइम तंत्र में बाधा उत्पन्न करते हैं। पिछले अध्याय में मैंने आवश्यक पोषक तत्वों से संभावित सुरक्षा खतरों के बारे में बताया था, लेकिन दवाओं के मुकाबले इनके खतरे बहुत कम होते हैं। इसका कारण यह है कि विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम आदि वास्तव में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो प्राकृतिक एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षी तंत्र को सहारा देते हैं। चूँकि अब हमारे पास पोषक तत्वों का उत्पादन करने के साधन उपलब्ध हैं, इसलिए हम इन तत्वों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। पर्याप्त मात्रा से यहाँ मतलब उस मात्रा से है जो चिकित्सा साहित्य में बेहतर स्वास्थ्य के लिए बताई गई है। यह स्तर आरडीए का स्तर नहीं होता। जब इन पोषक तत्वों को बताई गई मात्रा में एक साथ मिलाकर लिया जाता है तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं दोस्तों। जी, कोशिकीय पोषण का सीधा सा अर्थ है कोशिकाओं को सही प्रकार के पोषक तत्व अर्थात मात्रा में प्रदान करना, सही मात्रा में प्रदान करना। तो इसी को सही मायने में कोशिकीय पोषण कहते हैं। कोशिका को अपना काम करने देना चाहिए और इस प्रकार अगले कुछ महीनों में पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। तो कम से कम 2 से 3 महीने कम से कम लगातार अगर लेंगे तब जाकर के उसकी डेफिशिएंसी पूरी होगी। एक बेकर ब्रेड बनाने वाला ब्रेड बनाने की कला को बेहतर तरीके से जानता है, लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेड मशीन के द्वारा कोई भी इस काम को अंजाम दे सकता है। इसके लिए हमें किसी विशेष तकनीक की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप इसकी सभी सामग्री को मिला दें सही अनुपात में, वैसे ऐसा पहले से तैयार पैकेट से तो किया ही जा सकता है, तो कुछ ही समय में आप मुलायम ताज़ी ब्रेड घर पर ही बना लेते हैं। लेकिन यदि आपके पास सही सामग्री वाला पैकेट ना हो और आप यीस्ट डालना भूल गए हो तो क्या होगा यदि बहुत ज़्यादा नमक डाल दें। ठीक सभी
ठीक यही सोच हम कोशिकीय पोषण में लागू करते हैं। आपको कोशिका को सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूरी और संतुलित मात्रा देने की ज़रूरत होती है। इसके बाद कोशिका अपनी सर्वोत्तम क्षमता से काम करने के लिए सब कुछ कर लेगी। आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा। दोस्तों, अतिरिक्त पोषक तत्वों का संबंध वास्तव में स्वास्थ्य से है, न कि बीमारियों से। गंभीर बीमारियों के मूल कारण पर आक्रमण करना ही सही बचावकारी दवा है। मैं मानता हूं कि मेरे अधिकांश पाठक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं और आनंद लेते रहना चाहते हैं। हालांकि मैंने आपको ऐसी कई कहानियां बताई जिनमें मरीजों को गंभीर बीमारियां हो चुकी थी और फिर उन्होंने अपने स्वास्थ्य को वापस पा लिया था। लेकिन हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि सेहत को बनाए रखना इसे फिर से पाने की कोशिश करने से ज़्यादा आसान है। मूलभूत अतिरिक्त पोषक तत्वों के लिए सलाह। एंटीऑक्सीडेंट, जितने अधिक और ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होंगे उतना बेहतर होगा। जैसे विटामिन ए, मैं विटामिन ए के सीधे इस्तेमाल की सलाह नहीं देता हूं क्योंकि यह बहुत अधिक विषैला होता है। इसकी बजाय विभिन्न प्रकार के कैरोटीनॉइड्स का मिश्रण लें। शरीर की ज़रूरत के मुताबिक कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे विषैलेपन संबंधी परेशानियां भी नहीं होती। कैरोटीनॉइड्स सिर्फ बीटा कैरोटीन लेने की बजाय कैरोटीनॉइड्स का मिश्रण लेना महत्वपूर्ण है। बीटा कैरोटीन 10,000 से 15,000 आयु, लाइकोपेन 1 से 3 mg, ल्यूटीन और जेक्साहेंथिन 1 से 6 मिलीग्राम और अल्फा कैरोटीन 500 से 800 माइक्रोग्राम। विटामिन सी का मिश्रण विशेषकर कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक और मैग्नीशियम एस्कॉर्बेट्स महत्वपूर्ण होता है। यह मिश्रण ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने में अधिक सक्षम होता है। ध्यान दीजिए, विटामिन सी को अगर इनके साथ लेते हैं 1000 से 2000 mg तक। जी, विटामिन ई। प्राकृतिक विटामिन ई जैसे ही अल्फा टोकोफेरोल, डी गामा टोकोफेरोल और मिश्रित टोको ट्राइएनोल का मिश्रण लेना महत्वपूर्ण होता है। 400 से 800 आयु। एंटीऑक्सीडेंट का बायोफ्लेवोनाइड मिश्रण। बायोफ्लेवोनाइड में विभिन्न प्रकार के आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह पोषक तत्वों के लिए बहुत बड़ा खजाना है। इनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनमें से अधिकांश शामिल किए जाने चाहिए, जैसे ल्यूटीन, क्वेरेस्टीन, ब्रोकली, ग्रीन टी, क्रूसीफेरस, बिलबेरी, अंगूर के बीज, कार्क, ब्रोमेलेन। अल्फा लोपिक एसिड 15 से 30 मिलीग्राम, कोक्यूटेन 20 से 30 मिलीग्राम, ग्लूटाथियोन 10 से 20 मिलीग्राम। शुरुआत में एनेसिटिल L-सिस्टीन 50 से 75 मिलीग्राम। विटामिन बी, फोलिक एसिड 800 से 1000 माइक्रोग्राम, विटामिन B1 20 से 30 मिलीग्राम, विटामिन B2 25 से 50 मिलीग्राम, विटामिन B3 30 से 75 मिलीग्राम, विटामिन B5 80 से 200 मिलीग्राम और विटामिन B6 25 से 50 मिलीग्राम, विटामिन B12 100 से 250 माइक्रोग्राम, बायोटीन 300 से 1000 माइक्रोग्राम। मूलभूत अतिरिक्त पोषक तत्व के लिए सलाह। निरंतर। दूसरे महत्वपूर्ण विटामिन D3 450 से 800 आयु, विटामिन के 50 से 100 माइक्रोग्राम। खनिज का मिश्रण। कैल्शियम 800 से 1500 मिलीग्राम, आपके आहार में कैल्शियम की मात्रा पर निर्भर। मैग्नीशियम 500 से 800 माइक्रोग्राम, जिंक 20 से 30 मिलीग्राम, सेलेनियम 200 से 200 सीजी आदर्श मात्रा है। क्रोमियम 200 से 300 माइक्रोग्राम, कॉपर 1 से 3 मिलीग्राम, मैग्नीज 3 से 6 मिलीग्राम, वेनेडियम 30 से 100 माइक्रोग्राम, आयोडीन 100 से 200 माइक्रोग्राम, मोलिब्डेनम 50 से 100 माइक्रोग्राम। खनिज की थोड़ी थोड़ी मात्रा का मिश्रण। हड्डी के स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त पोषक सिलिकॉन और बोरोन। सिलिकॉन 3 मिलीग्राम, बोरोन 2 से 3 मिलीग्राम। अन्य महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व इसमें होमोसिस्टीन स्तर और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली ठीक रहती है। कोलाइन 100 से 200 मिलीग्राम, ट्राईमिथाइल ग्लाइसिन 200 से 500 मिलीग्राम, इनोसिटोल 150 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम। आपके आहार के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व आवश्यक वसा, जो प्रेस्ड अलसी का तेल है, मछली के तेल के कैप्सूल, फाइबर का अतिरिक्त पोषण। जो भी आप फाइबर लेते हैं, जितना भी आप ज़्यादा फाइबर लेते हैं उतना अच्छा है। ठीक इन्हीं साधारण सिद्धांतों को अपनाकर स्वस्थ व्यक्ति गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो सेहत की दृष्टि से जीत हमेशा आपकी ही होती है, क्या है आपका लक्ष्य नहीं है। असल बात यह है कि एक सेब रोज खाने से डॉक्टर को दूर नहीं रखा जा सकता। आजकल आपके सेब और बाकी के आपके संतुलित भोजन को उच्च गुणवत्ता के अतिरिक्त पोषक तत्वों की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको आधारभूत पोषकों को लेने की सलाह देना चाहता हूँ जो आपके शरीर की कोशिकीय पोषण देने के लिए आवश्यक हो। जी दोस्तों, याद रखें कि इस प्रदूषित दुनिया और हमारी तनावपूर्ण जीवन शैली में यह आवश्यक है कि हमारा प्रतिरक्षी तंत्र और एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र अपनी पूरी ताकत और कार्यक्षमता के साथ काम करें। ऑप्टिमाइजर। कई बार किसी मरीज को सारणी 1 में दिए गए पोषक तत्वों से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि कोई मरीज अत्यधिक थकान या किसी गंभीर रक्षाकारी बीमारी से पीड़ित होता है तो उसको ऑक्सीडेटिव तनाव सामान्य से अधिक होता है। ऐसे में वे उसके पोषक
कार्यक्रम में कुछ और सहायक तत्व मिला देता हूँ। ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो अत्यधिक शक्तिशाली सिद्ध हो चुके हैं। पोषक तत्व बनाने वाली कंपनियां लगातार अधिक से अधिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तलाश कर रही है, लेकिन वर्तमान में अंगूर के बीज का अर्क सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें प्रोएंथा साइनिडीन्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एंटीऑक्सीडेंट के बायोफ्लेवोनॉइड समूह के अंतर्गत आते हैं। ये फलों के रंगीन हिस्सों में पाए जाते हैं। अंगूर के बीज के अर्क को जब अन्य एंटीऑक्सीडेंट और सहयोगी पोषक तत्वों के साथ इस्तेमाल में लाया जाता है तो यह विटामिन ई की अपेक्षा 50 गुना और विटामिन सी की अपेक्षा 20 गुना अधिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अकेले इस्तेमाल किए जाने पर यह विटामिन ई की अपेक्षा सिर्फ 6 से 7 गुना और विटामिन सी की अपेक्षा 4 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ पोषक तत्वों के इस प्रयोग करने की शक्ति एक बार फिर स्पष्ट होती है। हमें अंगूर के बीज के अर्क की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को नहीं भूलना चाहिए। यह रक्त मस्तिष्क अवरोध को आसानी से पार कर सकता है। जी, दूसरे शब्दों में यह मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और स्नायु जो नर्वस सिस्टम है के चारों ओर मौजूद दर में तेजी से पहुंच जाता है। थकान की शिकायत वाले मरीज के लिए मैं आमतौर पर 100 से 200 मिलीग्राम अंगूर के बीज का अर्क लेने की सलाह देता हूं। यह मात्रा भी समस्या की गंभीरता पर निर्भर करती है। इसे लेने के 4 से 6 हफ्ते में फिर मेरे मरीज में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलता है। वह फिर से सामान्य महसूस करने लगता है। इस स्थिति में वह जब अच्छा महसूस करते रहे तो ऑप्टिमाइजर्स लेना बंद कर सकते हैं। जो मरीज गंभीर बीमारियों जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हृदय रोग, ल्यूपस, क्रोहन्स बीमारी, कैंसर या पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित हैं, वे पहले से ही गंभीर समस्या में रहते हैं। इस स्थिति में प्रतिदिन निकलने वाले स्वतंत्र तत्व भी वसा, प्रोटीन और कोशिका के डीएनए को गंभीर ऑक्सीडेटिव क्षति पहुंचाते हैं। इस नुकसान को के कारण मरम्मत तंत्र इतना खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है कि वह अपनी सामान्य प्रक्रिया को सुचारू रखने और सभी नुकसान की मरम्मत करने में सक्षम नहीं होता। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी देना होता है। ठीक है, उसके साथ ऑप्टिमाइजर्स के रूप में मेरी पहली पसंद अंगूर के बीज का अर्क है, लेकिन मैं इसकी सलाह सिर्फ थकान वाले मरीजों को दूंगा। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को मैं इसकी अधिक शक्तिशाली खुराक लेने की सलाह दूंगा। अंगूर के बीज के अर्क के अलावा CoQ10, ग्लूकोजामाइन सल्फेट, लुटीन, जेक्सांथिन, नियासिन, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम अन्य ऑप्टिमाइजर होंगे। विभिन्न गंभीर बीमारियों के लिए मैं निम्न मूलभूत सिद्धांतों और पोषक तत्वों को उपयोग में लाता हूं। मेरे सभी मरीज सारणी 1 में दिए गए पोषक तत्वों का सेवन कर रहे हैं। इसके बाद प्रत्येक मरीज में बीमारी की गंभीरता के मुताबिक मैं उनके कोशिकीय पोषण कार्यक्रम में ऑप्टिमाइजर्स जोड़ देता हूं। अंगूर के बीज के अर्क के अलावा जो ऑप्टिमाइजर्स में लेने की सलाह देता हूं वह CoQ10 है। यह न केवल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है बल्कि यह कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए भी आवश्यक होता है। इसके अलावा CoQ10 प्रतिरक्षी तंत्र की क्षमता बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। दोस्तों जी, प्रत्येक बीमारी में लेने वाले में ऑप्टिमाइजर जो सारणी 1 में दिए गए पोषक तत्वों में मिलाना है। हृदय रोग, इसके लिए मैं लगभग 100 मिलीग्राम अंगूर के बीज का अर्क साथ में लगाता हूँ। साथ में CoQ10 के साथ लगभग 200 से 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम प्रतिदिन लेने की सलाह देता हूँ। मुझे लगता है कि सारणी 1 के मुताबिक विटामिन ई का मिश्रण लेने से इन मूल तत्वों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि सारणी 1 में दिए विटामिन बी के सेवन से किसी मरीज का होमोसिस्टिन स्तर 7 से नीचे नहीं जाता है तो मैं मरीज के भोजन में 1 से 5 ग्राम TMG ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन शामिल कर देता हूँ। कार्डियोमायोपैथी में मैं जो है 300 से 600 मिलीग्राम CoQ10 के अलावा मैग्नीशियम और 100 मिलीग्राम अंगूर के बीज का अर्क देता हूँ। 4 महीने के भीतर ही परिणाम देखने लगेंगे। CoQ10 बहुत सुरक्षित एंटीऑक्सीडेंट है और अमेरिका के शीर्ष शोधकर्ता मानते हैं कि यदि इसकी कम खुराक से मरीज में सुधार न दिखे तो इसकी मात्रा 600 मिलीग्राम प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि कुछ हृदय रोग विशेषज्ञ इसकी मात्रा बढ़ाने से पहले रक्त में CoQ10 के स्तर की जांच करना पसंद करते हैं। कैंसर के मरीज, सभी प्रकार के कैंसर के लिए कोई सरल फार्मूला तय करना मुश्किल है, लेकिन यदि कैंसर फैलने का कोई कारण या कोई प्रमाण न हो तो मैं 200 मिलीग्राम अंगूर के बीज का अर्क और इतनी ही मात्रा में CoQ10 दूंगा। यदि मरीज का कैंसर फैल रहा हो तो मैं उसे 300 मिलीग्राम अंगूर के बीज के अर्क के साथ 500 से 600 मिलीग्राम CoQ10 लेने की सलाह दूंगा। 8 से 15 साल के बच्चों को सारणी 1 में और यहाँ पर बताए गए अंगूर के बीज के अर्क तथा CoQ10 की आधी मात्रा लेना चाहिए। मैकुलर अक्षय, इस बीमारी के मरीजों को मैं शुरुआती तौर पर जो है बताए गए पोषक तत्व देने चाहिए। 300 मिलीग्राम अंगूर के बीज का अर्क देता हूँ। इसके अलावा मैं मरीज की खुराक में करीब 6 से 12 मिलीग्राम ल्यूटीन
भी शामिल करता हूँ। मैंने पाया है कि यदि इन मरीजों में कोई सुधार होता है तो वह पहले 4 महीनों में दिखाई दे जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मेरे मरीजों को प्रयोग से यह पता चलता है कि 400 मिलीग्राम अंगूर के बीज का, 200 से 300 मिलीग्राम कोक्यूटैन और 500 से 1000 मिलीग्राम विटामिन सी का सेवन इस बीमारी में मददगार होता है। मैं इस बीमारी से पीड़ित अपने मरीजों को यह चेताता हूं कि इन तत्वों को लेने के बाद सुधार देखने में 6 महीने का समय लग सकता है। ल्यूपस या क्रोहन्स बीमारी, इन मरीजों को 300 मिलीग्राम अंगूर के बीज कार्क और 200 मिलीग्राम कोक्यूटैन के साथ आधारभूत पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि इन मरीजों में सुधार होने में आमतौर पर करीब 6 महीनों का समय लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन मरीजों को 1500 से 2000 मिलीग्राम ग्लूकोजामाइन सल्फेट और करीब 100 से 200 मिलीग्राम अंगूर के बीज कार्क देता हूं। यदि इनके साथ 400 से 600 मिलीग्राम क्रोडाइटिन सल्फेट या 100 मिलीग्राम एमएसएम लिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते मरीज को ठीक महसूस होता हो। मुझे नहीं लगता कि इन्हें ऑप्टिमाइजर्स के रूम में लेने के पुख्ता चिकित्सा प्रमाण अभी मौजूद हैं। रोमेटाइड अर्थराइटिस में इस बीमारी के मरीज को 1500 से 200 मिलीग्राम ग्लूकोजामाइन सल्फेट, 300 मिलीग्राम कोक्यूटैन, 400 मिलीग्राम अंगूर के बीज कार्क तथा 200 मिलीग्राम अतिरिक्त मैग्नीशियम और कैल्शियम की खुराक देता हूँ। इसके अलावा शरीर में ओमेगा 3 वसा अम्ल की मात्रा बढ़ाने के लिए मैं मछली के तेल के 3 से 4 कैप्सूल या 2 चम्मच कोल्ड प्रोसेस्ड अलसी के बीज प्रतिदिन देता हूं। ऑस्टियोपोरोसिस, इन मरीजों को मैं सारणी 1 में बताए गए ऑप्टिमाइजर्स लेने की सलाह नहीं देता हूं। हालांकि मैं उन्हें विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की उचित मात्रा के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं। मैं उन्हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहता हूं कि वे तत्व भोजन के साथ ही लें। उन्हें शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए वजन उठाने के व्यायाम करने की भी ज़रूरत है। अस्थमा के मरीजों को 200 से 300 मिलीग्राम अंगूर के बीज के अर्क, बच्चों को लगभग 2 मिलीग्राम प्रति पाउंड प्रतिदिन के साथ 1000 मिलीग्राम विटामिन सी, बच्चों के लिए 200 से 500 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम मैग्नीशियम के लिए अतिरिक्त 100 मिलीग्राम बढ़ा देना चाहिए। जी, अल्फाइजीमिया, इसके लिए सारणी 1 के दिए गए पोषक तत्व तो पर्याप्त हैं। इसकी मैं अतिरिक्त 200 मिलीग्राम अंगूर के बीज के अर्क के साथ विटामिन सी और मैग्नीशियम भी दे सकता हूँ। अल्जाइमर, डेमेंशिया और पार्किंसंस बीमारी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन मरीजों में बीमारी का पता लगने से पहले ही बहुत अधिक संख्या में मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो चुकी होती हैं। मैंने देखा है कि यदि पार्किंसंस बीमारी के मरीज बीमारी की शुरुआत में सशक्त पोषण कार्यक्रम शुरू कर दें तो उनमें उल्लेखनीय सुधार हो जाते हैं। इसमें 400 मिलीग्राम अंगूर के बीज का अर्क शामिल करने की सलाह देता हूं। इस इलाज में अल्जाइमर्स और पार्किंसंस बीमारी के मरीजों में सुधार के चिकित्सा प्रमाण मौजूद है। डायबिटीज में करीब 100 से 200 मिलीग्राम अंगूर के बीज का अर्क देता हूं। सारणी 1 में बताए गए कोशिकीय पोषक तत्व इनके शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी तत्व मिल जाते हैं। गंभीर थकान या फाइब्रोमाइल्जिया में 200 से 300 मिलीग्राम अंगूर के बीज का अर्क और 100 से 200 मिलीग्राम कोक्यूटैन देता हूं। कई बार मुझे इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए अंगूर के बीज के अर्क की मात्रा 400 या 500 मिलीग्राम प्रतिदिन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। मरीज में सुधार शुरू होने पर इसकी मात्रा घटाकर सामान्य स्तर पर लाई जा सकती है। अधिक मदद चाहते हैं तो आप मेरे www.nutritional-medicine.net पर जाएं और वहाँ जो भी आप सलाह लेना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। जी, इस पुस्तक से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अपने लिए पोषक तत्व का चुनाव करना, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जहाँ पर जो भी सप्लीमेंट है वो कौन सी कंपनी से बन रहे हैं, कौन सा मैन्युफैक्चर प्लांट है, फार्मास्यूटिकल जो ग्रेड सप्लीमेंट बनाती हैं, उन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जीएमपी सर्टिफाइड है, यूएसपी क्या है उस कंपनी की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख करके अगर आप अपने लिए सप्लीमेंट यूज करते हैं तो आप बहुत स्वस्थ हो सकते हैं। जी दोस्तों इस अध्याय में, इस चैप्टर के साथ इस बुक का लास्ट अध्याय ये था। इन अध्ययनों के बाद डॉक्टर स्ट्रेन ने जो भी कुछ पता लगाया उसने उनकी मेडिकल प्रैक्टिस पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, और डॉक्टर रेडी स्टेट की बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की है। इसके बैक कवर पे लिखा भी हुआ है। क्रिस्टियन नॉर्थरप एमडी जो थे, और उन्हें अमेरिका के प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए इस पुस्तक में दी गई जानकारी की आवश्यकता है। और डेनिस वेटले ने जो पीएचडी थे, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि डॉक्टर स्टेन जीवन की गुणवत्ता और उम्र बढ़ाने के लिए अमूल्य जानकारी देते हैं। वैज्ञानिक स्तर पर परखी गई ये सटीक जानकारी आपको
अक्षयकारी बीमारियों और समय से पहले बूढ़े होने के विरुद्ध युद्ध जीतने में मदद करेगी। अमेरिका के डॉक्टरों को दवाओं के जरिए बीमारियों का इलाज करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन उन्हें आपके जीवन को स्वस्थ रखने के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तरीके के बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। तो इस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, बहुत सारे अध्ययन इसके अंदर हैं। तो इस बुक को ज़रूर आप पढ़िए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो मेरी जितनी भी ऑडियो हैं उनको आप सुन सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों। अगली बुक जो भी हमें मिलेगी, जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बुक होगी, वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।